उन्हें पाकिस्तान से ही आतंकियों ने अगवा किया था और बिना किसी वजह से मार दिया गया था। आज की स्थिति यह है कि पाकिस्तान अपने ही बनाए भस्मासुरों से जल रहा है। पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों के लिए कट्टर आतंकियों की फौज तैयार की। अब यही आतंकी पाकिस्तान के लिए काल बने हुए हैं। पाकिस्तान में आए दिन होने वाले हमले और खून खराबा वहां की आम जिंदगी का हिस्सा बन गया है। दुनिया के किसी भी देश के लोग पाकिस्तान में पर्यटक बनकर नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान का सच उसके नागरिक बेहतर तरीके से जानते होंगे जो विदेश जाते हैं और विदेश में जाकर अपमानित होने से बचने के लिए कह देते हैं हम तो इंडियन हैं। वो खुद को भारतीय बताते हैं ताकि उन्हें कोई गलत ना समझे, उनको शक की निगाह से ना देखे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अगर किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो यही माना जाता है कि वो कर्ज मांगने गए। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की छवि है क्या? पाकिस्तान को पूरी दुनिया आतंकवादियों को पालने वाला देश मानती है। उसे हर वक्त कर्ज मांगने वाला देश माना जाता है। वो भिखारियों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और फिलहाल वो विश्व के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा है। पाकिस्तान की यही छवि उसे काफी परेशान करती है। इसी वजह से उसे भीख नहीं मिलती, उसके झूठ पर कोई भरोसा नहीं करता। अब पाकिस्तान अपनी छवि बदलने के लिए झूठ का एक बड़ा मायाजाल रच रहा है और इस मायाजाल में दुनिया भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फंसाए गए हैं। भारत की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा के बारे में आप जानते होंगे। लगातार आप कवरेज देख रहे हैं। आज उस पर देश भर की जांच एजेंसियों की नजर है और उसका पूरा इतिहास खंगाला गया है। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उसने पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी की मदद से वीजा हासिल किया, फिर पाकिस्तान जाकर वहां कई वीडियोस बनाए जिनमें उसने पाकिस्तान की खूब वाहवाही की। ज्योति ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की कितनी मदद की है यह अभी जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है कि वो अपने पाकिस्तान दौरे में जिन लोगों से मिली वो आईएसआई के एजेंट थे। उनके इशारे पर ज्योति ने पाकिस्तान के विषय में अच्छी बातें कही ताकि भारत और पूरी दुनिया के लोग जब ये वीडियोस देखें तो पाकिस्तान की इमेज, पाकिस्तान की छवि खूब अच्छी बने। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सरकार मिलकर दुनिया भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लालच देकर अपने यहां बुलाते हैं, उनसे पाकिस्तान के विषय में अच्छे वीडियो बनाने का दबाव डालते हैं। इसके लिए उन्हें खूब पैसा हो, सुविधाएं हो, सुरक्षा और कंटेंट सब दिया जाता है कि भाई देखिए ये जगह है, वहां जाइए, वीडियोस बनाइए, अगर आप पाकिस्तान की अच्छी बातें करेंगे तो इतना पैसा आपको मिलेगा। ज्योति मल्होत्रा जब पाकिस्तान गई थी तो अटारी बॉर्डर से लेकर वो पाकिस्तान में जहां भी गई वहां उसके साथ सुरक्षा कर्मी हमेशा मौजूद रहते थे। आप सोचिए कोई आम भारतीय जाएगा, उसको सुरक्षा कर्मी मिलेंगे। ज्योति के रहने के लिए 5 स्टार इंतजाम करवाए जाते थे। आने जाने के लिए शानदार गाड़ियों का इंतजाम कराया जाता था। और यही नहीं, शक तो यह भी है कि अच्छे वीडियो बनाने के लिए ज्योति को लाखों रुपए दिए गए थे। अभी जांच हो रही है और इसका पूरी तरह से खुलासा होना बाकी है। अब आप सोचिए, अगर आप कोई यूट्यूबर हैं और ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं, अगर आपको किसी देश की तरफ से अपने यहां बुलाया जाए और राजकीय सम्मान दिया जाए, आपके लिए शानदार व्यवस्था की जाए, तारीफ वाले वीडियो के बदले में आपको पैसे मिले लाखों करोड़ों, आप क्या करेंगे? यकीनन आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन यहां बात पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया। अमेरिका, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया के यूट्यूबर्स को फंसाने के लिए उसने यही तरीका अपनाया। हाँ, देश के अंदर भी कुछ लोग फंसे, जैसा कि आप देख रहे हैं, खूब पाकिस्तान की बड़ाई वाले वीडियोस और खूब भारत की बुराई वाले वीडियोस। इन देशों से कई यूट्यूबर्स को, जिन देशों का हमने अभी जिक्र किया, आपको बताया, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, स्कॉटलैंड हो, नीदरलैंड्स हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ के यूट्यूबर्स को झूठ परोसने के लिए पाकिस्तान बुलाया गया। यहाँ पर उन्हें पैसा, सुविधा, सुरक्षा सब दी गई और इसके बदले में आईएसआई और पाकिस्तान ने इन लोगों को पाकिस्तान की तारीफ वाला कंटेंट बनाने के लिए कहा। हम आपको दिखाते हैं, ऐसे कुछ यूट्यूबर से मिलाते हैं। ये तस्वीर ब्रिटेन की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर रेबेका मार्शल की है। रेबेका भी पाकिस्तान की छवि बदलने वाले खेल में शामिल है। पाकिस्तान ने इन्हें भी झूठ फैलाने का
कॉन्ट्रैक्ट ठेका दिया हुआ है। देखिए, एक के बाद एक अब खुलासे हो रहे हैं। रेबेका मार्शल ने यूट्यूब पर शामोजाई मैंगोज के नाम से चैनल बनाया हुआ है। इस यूट्यूब चैनल के करीब 2000 सब्सक्राइबर्स हैं और कंटेंट के नाम पर इनके यूट्यूब चैनल पर करीब 23 वीडियोस हैं और ये सब पाकिस्तान के सब पिछले 2 वर्षों में बनाए गए इन सभी वीडियोस में पाकिस्तान की तारीफ ही तारीफ की जा रही है। इन सभी में ये झूठ बोला गया है कि पाकिस्तान एक शांत सुंदर जगह है जहां महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल है। इन वीडियोस में आपको कहीं भी हाथों में बंदूक लेकर जाते हुए पाकिस्तानी नहीं दिखेंगे, ना ही इसमें आतंकवादी मानसिकता वाले लोग नजर आएंगे। इनमें आपको पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा दिखेगा। रेबेका का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जो पेज बने हुए हैं उनमें पाकिस्तान की वाहवाही खूब की गई है। 64,000 फॉलोअर्स और इसमें पाकिस्तान से संबंधित पोस्ट और वीडियो डाले गए हैं। रेबेका ने अपने वीडियोस में यह बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान महिला पर्यटकों के लिए कितना सुरक्षित है, जबकि रेबेका को खासतौर से सुरक्षा कर्मी दिए गए थे। रेबेका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से पाकिस्तान ने वसूली की कोशिश की। पाकिस्तान ने प्राकृतिक आपदा के नाम पर क्राउड फंडिंग की थी। सोचिए आप, पाकिस्तान कितना शातिर देश है। उसने अपनी छवि बदलने के लिए विदेशी महिलाओं को फंसाया, क्योंकि उसे भी लगा कि पाकिस्तानी बोलेगा तो क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। तो विदेशी महिलाओं को फंसाया ताकि वो पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाए और इस वीडियोस का इस्तेमाल उसने भीख मांगने के लिए विदेशों में किया। रेबेका मार्शल की तरह ही नीदरलैंड्स की फ्लोरा गॉनिंग भी पाकिस्तान के जाल में फंस गई। पाकिस्तान ने फ्लोरा गॉनिंग को भी पाकिस्तान आकर प्रोपेगेंडा वीडियोस, वहां पर वो पहुंचे, पाकिस्तान आकर प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने का लालच दिया और इसके बदले पैसा सुविधाएं दी और इन वीडियोस में पाकिस्तान को सुरक्षित देश बताने का बस झूठ बोलने का जिम्मा इनका था। फ्लोरा गॉनिंग भी ट्रैवल वीडियोस बनाती है। यूट्यूब पर उनके 93,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। 38 से ज्यादा ट्रैवल वीडियोस अपने चैनल पर डाले हैं, जिसमें 22 वीडियोस पाकिस्तान पर है, यानी उनके आधे से ज्यादा वीडियोस में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। फ्लोरा गॉनिंग पाकिस्तान के बहावलपुर के कुछ ऐसे इलाकों में भी गई जहां विदेशियों के जाने पर पाबंदी है, तो इन्हें स्पेशल परमिशन कौन दिला रहा था? उनको पुलिस सुरक्षा में इन जगहों पर घुमाया गया। अपने वीडियोस में फ्लोरा भी रेबेका की तरह ये बताने में लगी रही कि पाकिस्तान में विदेशी महिलाएं खूब सुरक्षित हैं, खूब वाहवाही की दबा के। इन दोनों की तरह ही अमेरिका की यूट्यूबर वैली बी, ऑस्ट्रेलिया की इरियाना यमिन्स्का, स्कॉटलैंड के एलन और शैनन को भी पाकिस्तान ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस के लिए खूब इस्तेमाल किया। इन सभी ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर आधारित ढेरों वीडियोस बनाए। इन वीडियोस में पाकिस्तान को शांति प्रिय देश बताने का झूठ बोला गया। यह भी दिखाया गया है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी कितने धार्मिक और शांति प्रेमी है। मतलब आप सोचिए, अगर टेररिस्ट की बड़ाई कोई कर रहा हो, उनकी प्रशंसा कर रहा हो, तब तो पूरी दाल ही काली है। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें वहां की यात्रा करना खतरे से खाली नहीं। अब कौन सा आतंकी संगठन आपके साथ क्या करेगा ये किसी को पता भी नहीं है। पाकिस्तान में जो अब आतंकी खुद भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां आतंकियों के बीच ही गैंग वॉर चल रही है। आए दिन पाकिस्तान में बम धमाकों, राजनीतिक अस्थिरता की खबर आती है। ऐसे स्थिर देश में जाना किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता। दिन दहाड़े इस तरह से वहां गोलियां चल रही हैं। पाकिस्तान एक ऐसी साजिश रच रहा है जिसके बुरे परिणाम भविष्य में दिखाई देंगे। एक ये सच्चाई देखिए और एक वो देखिए जो यूट्यूबर्स दिखा रहे थे। अगर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या भारत की महिलाएं पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वीडियो से प्रभावित होकर वहां गईं, तो सोचिए क्या है। जिस पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता हो, गैर मुस्लिम महिलाओं को अगवा करके उनका जबरन धर्मांतरण करवा दिया जाता हो, अगर वहां पर विदेशी महिलाएं पहुंची तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब सब कुछ पाकिस्तान की सरकार, सेना के संरक्षण में कराया जा रहा हो, तब तो वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब अमेरिका तक ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा ना करने की हिदायत दी। आतंकी खतरों को देखते हुए अमेरिका कई बार अपने नागरिकों को पाकिस्तान ना जाने की सलाह दे चुका है।
सोचिए, अगर किसी आतंकी संगठन ने अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी अमेरिकी, यूरोपियन या भारतीय महिला टूरिस्ट को अगवा कर लिया, क्या होगा? पाकिस्तान अपने हाथ खड़े कर लेगा, जिस तरह से उसने डैनियल पर्ल के समय कर दिया था। अब तो सब जान गए हैं कि पाकिस्तान आतंकियों का होम टाउन है, सेफ एरिया। मतलब ओसामा बिन लादेन को भी अगर छिपना था तो कहां के छिपता है? सबसे सुरक्षित आतंकियों के लिए पाकिस्तान, एबटाबाद। इसीलिए अगर पाकिस्तान में किसी आतंकी ने विदेशी महिला को अगवा किया तो इसमें पाकिस्तान का ही फायदा है। पाकिस्तान दुनिया के सामने आतंकियों से कोई नाता ना होने का झूठ बोलेगा और पर्दे के पीछे से आतंकियों की मदद से दूसरे देशों से वसूली करता रहे। इसका सबूत उसने 2 दिन पहले खुद दिया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट तूफान में फंसी थी। आपने खबर देखी होगी, वो वीडियो भी देखा जिसमें लोग इतने डरे हुए हैं उस फ्लाइट के अंदर। 227, आपने ये तस्वीरें देखी होंगी जिसमें इस एयरप्लेन की जो नोज है आगे की वो टूटी हुई है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और पायलट ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ प्लेन को किसी तरह से लैंड करवा दिया। पूरे देश में वाहवाही हो रही थी इस पायलट की। लेकिन जिस एयरप्लेन के साथ ये हादसा हुआ उसमें 227 यात्री सवार थे, 227। आप सोचिए, टर्बुलेंस में फंसे इस हवाई जहाज में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता, इन सभी यात्रियों के साथ अनहोनी भी हो सकती थी। इसका हादसे की गंभीरता समझने के लिए आपको एक हादसे का एआई वीडियो जरा दिखाते हैं। अब अगली खबर का रुख करते हैं वापस देश की चर्चा। कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही? कौन पाकिस्तान का समर्थक, कौन पाकिस्तान का घोर विरोधी? इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग जारी है। राहुल गांधी विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान के हवाले से लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और पाकिस्तान पर हमले की सूचना के बारे में कह रहे हैं कि आपने पहले से क्यों दिया। यह आरोप वो लगातार लगा रहे हैं। अब इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर देशद्रोह का आरोप लगाया। किस बिसात पर? इसके लिए 1991 में पाकिस्तान के साथ हुए एक समझौते का उन्होंने हवाला दिया है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि यह समझौता आपकी बनाई हुई सरकार के समय का है। अब ऐसे में आप ये बताइए कि 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया था। किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट, ट्रूप मूवमेंट, सरहद की तरफ अगर सेना आगे बढ़े तो ट्रूप मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है? हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है। कांग्रेस का कहना है कि यह समझौता चंद्रशेखर की सरकार के से कांग्रेस के समर्थन लेने के बाद हुआ है। 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। सर्वप्रथम सबसे पहले तो निशिकांत दुबे अपनी बेवकूफ़ी बार बार प्रदर्शित करते हैं। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, ये शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलत फहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। जब
अभी हमने कार्रवाई की है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी आक्रामक कार्रवाई की है। तो सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है, जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को, और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। जिस अग्रीमेंट का वो हवाला दे रही है वो पीस टाइम का अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब वॉर लाइक सिचुएशन थी तब इन्फॉर्म किया था। अब आपको इस समझौते की पूरी सच्चाई बताते हैं। यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार के दौरान हुआ। हालांकि तथ्य इसे लेकर कुछ और भी इशारा करते हैं। वास्तव में चंद्रशेखर कांग्रेस के सहयोग से नवंबर 1990 में भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन कांग्रेस ने 4 महीने के अंदर ही 6 मार्च को समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद 21 मार्च 1991 को चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगली सरकार के गठन तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। इसी बीच 6 अप्रैल 1991 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जो सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और मिलिट्री मूवमेंट से जुड़ा था, जिसकी अग्रिम सूचना दोनों ही देशों को एक दूसरे के साथ साझा करनी होती थी। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के करीब अगर युद्धाभ्यास हो तो वो नहीं करेंगी। लड़ाकू विमान सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर उड़ान नहीं भरेंगे। नेवी शिप 6 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं रहेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच कोई सैन्य गलतफहमी ना हो और सीमा पर तनाव ना बढ़े। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारी सेनाओं के मूवमेंट की जानकारी हम पाकिस्तान को क्यों दें। एक बिल्कुल अलग खबर की करते हैं चर्चा। बात नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की, जो अपनी सनक के लिए कुख्यात है। और इस बार डर है कि किम की सनक का शिकार उसकी नेवी का कौन सा अधिकारी बनेगा। दुनिया सवाल उठा रही है कि क्या किम जोंग अपने नेवी चीफ को तोप के आगे रखकर उड़ा सकता है, या फिर कौन सी सजा देगा, क्योंकि ये वो करता आया है। नॉर्थ कोरिया की नेवी ने ऐसा काम किया है जिससे किम जोंग को सार्वजनिक तौर पर बहुत बेइज्जत होना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हर जगह यह कवर कर रहा है कि किस तरह की बेइज्जती किम जोंग की हुई है। पूरा किस्सा जरा आपको बताएं। उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये नॉर्थ कोरिया के पहले डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक जहाज का वीडियो है, जो 5000 टन वजनी था। किम जोंग ने बहुत महत्वाकांक्षा और मिशन के साथ इसे तैयार करवाया था। किम जोंग अपनी पब्लिक को ये दिखाना चाहता था कि अमेरिका, साउथ कोरिया की धमकियों का मुकाबला करने के लिए उनके पास अब पानी के जहाजों का एक बहुत बड़ा फ्लीट होगा। और इसी शुरुआत के तौर पर किम जोंग ने बड़ी मेहनत से एक डिस्ट्रॉयर बनवाया था। देखिए, जब ये शिप तैयार हुआ था तो कितना भव्य कार्यक्रम रखा गया था। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा किम जोंग अपनी बेटी के साथ इस शिप पर गया, स्पेशल फोटो शूट हुआ, नेवी के कर्मचारी थे, किम जोंग का भाषण भी हुआ। अब 22 मई यानी कि गुरुवार को इस शिप की लॉन्चिंग थी, यानी इसे पानी में लॉन्च होना था। लेकिन चोंगजिंग नॉर्थ ईस्टर्न शिपयार्ड में जैसे ही ये शिप पानी में गया, इसका बैलेंस बिगड़ा, ये लुढ़क गया। वॉरशिप का ये लॉन्च फेल हो गया। बड़ी बात यह है कि लॉन्चिंग के वक्त किम जोंग यहां मौजूद था। वो इस बड़े मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन जैसे ही ये शिप पानी में लॉन्च हुआ, ये गिर गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद किम जोंग उन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। किम का कहना है कि इसे एक क्रिमिनल एक्ट की तरह देखा जा रहा है। इसने कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असल में इस दौरान बहुत से लोगों की भीड़ भी थी और किम भी वहां पर मौजूद था। अब ये एआई वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो कार्यक्रम का आयोजन था वो तो रियल वीडियो था। अब एआई के जरिए देखिए, जैसे ये शिप गिरता है। अब जब ये शिप पानी में गिर गया, वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, बहुत से लोगों की भीड़ थी। किम वहां पर साथ में था। शिप पानी में गिर गया, किम जोंग उनकी पब्लिकली बेइज्जती हो गई।
नॉर्थ कोरिया में आमतौर पर सरकारी टेलीविजन से ही खबरें प्रसारित होती हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि ऐसी किसी गलती की खबर प्रसारित की गई हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया के सरकारी चैनल ने न सिर्फ खबर प्रसारित की बल्कि ये भी कहा कि इससे किम जोंग बहुत ज्यादा नाराज है। ये नॉर्थ कोरिया का पहला डिस्ट्रॉयर था जिसका आप वहां पर जो सरकारी चैनल है उस पर आप ब्रॉडकास्ट सुन रहे थे कि किम जोंग बहुत नाराज हैं। ये नॉर्थ कोरिया का पहला डिस्ट्रॉयर होता है। इसके पीछे किम जोंग का बहुत बड़ा एक एम्बिशन था, उसकी महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि वो इसके बाद और भी डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स बनाना चाहता था, लेकिन ये डिस्ट्रॉयर लॉन्च होने से पहले ही बर्बाद हो गया। सैटेलाइट इमेज भी आपको दिखा रहे हैं। सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि नॉर्थ कोरिया का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पानी में डूबा हुआ है। ये नीले रंग के तिरपाल से ढका हुआ था। देखिए किस तरह से ये पानी में औंधे मुंह गिरा हुआ है और नीले रंग के तिरपाल से इसे ढक दिया गया है। ये एक और फोटो है जो आपको दिखाना चाहते हैं, ये ज्यादा क्लोज है। इसमें दिख रहा है कि कैसे ये जहाज पानी में गिरा हुआ है और इसे नीले रंग के तिरपाल से ढका गया है। नॉर्थ कोरिया ये भी दावा कर रहा है कि शिप को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और ये 10 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लग नहीं रहा है कि 10 दिन के अंदर ये ठीक होगा। बहरहाल जो भी हो, कयास दुनिया लगा रही है कि किम जोंग इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को कौन सी सजा देगा। कुख्यात है वो तोप के आगे लोगों को रखकर उड़ा देता है। कल हमने आपके सामने एक विचार रखा था कि दुनिया में हिंदू और यहूदी ही खतरे में क्यों हैं, क्योंकि अमेरिका में इजराइल के 2 कर्मचारियों की हत्या हुई तो यहूदियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। अब इन हत्याओं की प्रतिक्रिया आ रही है। जाहिर तौर पर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया इजराइल से आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हत्याओं के बहाने दुनिया के 3 देशों के नेताओं को घेरा है, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों ही नेता इजराइल से अब युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं और ऐसा ना करने पर इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की धमकी लगा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से लगातार इजराइल गाजा पर हमला कर रहा है। गाजा में इजराइल ने अपनी सेना तक उतार दी थी। गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और दुनिया अब ये कह रही है कि गाजा में बच्चे भूखे मर रहे हैं क्योंकि इजराइल वहां मदद नहीं जाने दे रहा है। इसीलिए फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा इजराइल के हमले को रोकने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इजराइल ने साफ इनकार कर दिया है क्योंकि अभी भी इजराइल के बहुत से बंधक हमास के कब्जे में है, वो छोड़ दे। जवाब में तीनों देशों ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की अब चेतावनी दे दी है। इसीलिए जब इजराइल के अमेरिकी दूतावास के 2 कर्मचारियों की, इन दोनों को आप देख रहे हैं, कपल जिनकी अगले सप्ताह ही एंगेजमेंट होनी थी, इनकी जब हत्या हुई तो सबसे ज्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट, सबसे ज्यादा आक्रामक गुस्सा बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ही आया है। नेतन्याहू साफ तौर पर कह रहे हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा के नेता इजराइल को मिटाना चाहते हैं, फिलिस्तीन के नाम पर हमास को बचाना चाहते हैं। असल में देखिए, ये दुनिया का वही दोहरा रवैया है जिस पर हमने कल भी सवाल उठाए थे। ये तमाम नेता ये बात तो कह रहे हैं कि इजराइल गाजा में गलत कर रहा है, लेकिन ये पूरी लड़ाई जो 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुई उसकी कोई बात नहीं कर रहा। 7 अक्टूबर को पहले हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों की हत्या की, महिलाओं से रेप किया, बच्चों को उनके बिस्तर में गोली मार दी, 251 बंधकों को किडनैप करके गाजा ले गए। तब इसे फिलिस्तीनियों की आजादी की लड़ाई बताकर जस्टिफाई किया गया, सही ठहराया गया। और अब यूरोप, पश्चिमी देशों के ये नेता सही गलत का ज्ञान दे रहे हैं। ये सब वो नेता हैं जो अपने अपने देशों में मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। क्यों नहीं कहते गाजा से कि जितने बंधक अभी भी बना के रखे हुए हैं उनको रिहा करो। सवाल है कि ये देश धर्मनिरपेक्षता और मानवता के नाम पर अपने अपने देशों में मुस्लिम देशों के शरणार्थियों को बसाते हैं। मिडिल ईस्ट में जब बड़ी लड़ाई छिड़ी तो बहुत से मुस्लिम देशों में विस्थापित यूरोप की तरफ गए। इन तमाम देशों ने उन्हें अपने घरों में जगह दी। इसका असर ये हुआ कि यूरोप के बड़े बड़े शहरों में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी हो गई है, मुस्लिम पॉपुलेशन। वहां से भी ये आवाज उठती है कि यूरोप की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है और वहीं से प्रो पैलेस्टीन, प्रो गाजा नारे लगते हैं। बहुत से शहरों में तो डेमोग्राफी पर अच्छा खासा असर पड़ा है। आपको दिखाते हैं, जैसे कि अगर आप देखिए तो मासे शहर जहां पर 25, फ्रांस का ये शहर है जहां 25% मुस्लिम पॉपुलेशन है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में भी 25% मुस्लिम मत वहां पर मौजूद है। यूके की राजधानी लंदन में 15% मुस्लिम, जर्मनी के बर्लिन में 9%, स्वीडन के माल्मो शहर में
20% मुस्लिम आबादी हो गई। यूरोप के नेता अपने शहरों की डेमोग्राफी बदलने पर तो रोक नहीं लगा पा रहे, बल्कि इन्होंने तो सरेंडर किया है। अब ये इजराइल पर दबाव डालकर ये युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं, वो भी तब जब हमास का ना तो पूरी तरह से खात्मा हुआ और ना ही हमास ने इजराइल के सभी बंधकों को छोड़ा है। और याद रखें, वक्त तो अपने वक्त पर ही बदलता है, लेकिन इंसान ही है जो किसी भी वक्त बदल जाता है। नमस्कार।